नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट टूडेज क्लास। कल हमने फोर्थ यूनिट में सोवरेनिटी स्टार्ट किया था। प्रभुसत्ता किसे कहते हैं, प्रभुसत्ता की अवधारणा क्या है, और आज हम उसी में नेक्स्ट करेंगे प्रभुसत्ता के विभिन्न रूप या डिफरेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी। तो प्रभुसत्ता के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, और ये सारे स्वरूप निर्भर करते हैं शासन प्रणालियों पे कि किस तरह की शासन प्रणाली है। उसी शासन प्रणाली के तहत उस राज्य में किस प्रभुसत्ता का आधिपत्य है, ये देखने को मिलता है। प्राचीन राज्य की अवधारणा में राजतांत्रिक शासन प्रणाली थी, तो प्रभुसत्ता का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता था। वर्तमान में अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो प्रभुसत्ता में लोक प्रभुसत्ता का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इन्हीं आधारों पे प्रभुसत्ता के 4 प्रकारों या 4 अवधारणाओं का वर्णन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नॉमिनल और रियल सोवरेनिटी, नाम मात्र तथा वास्तविक प्रभुसत्ता। कि नाम मात्र और वास्तविक प्रभुसत्ता की अवधारणा क्या होती है। ये अवधारणा नाम मात्र प्रभुसत्ता की अवधारणा 17वीं शताब्दी में हुई थी, और नाम मात्र की अवधारणा वर्तमान में राजतंत्रीय शासन प्रणाली में ही देखने को मिलती है। जिस राजतंत्रीय शासन प्रणाली के तहत राजा को नाम मात्र के आधिपत्य प्राप्त है वर्तमान राज्य के पहलू में, और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद वास्तविक प्रभुसत्ता का रोल प्ले करती है। और नाम मात्र से वास्तविक प्रभुसत्ता में परिवर्तित कैसे हुआ था प्रभुसत्ता का एस्पेक्ट, कि जब राजतांत्रिक शासन प्रणाली राज्य के सभी एस्पेक्ट पे व्याप्त थी, तो राजा के निरंकुश होने का जो भय रहता था, उन्हीं अवधारणाओं के आधार पर सारी शासन की शक्तियां जनता द्वारा चुने हुए कुछ प्रतिनिधियों या संस्थाओं के हाथों में दे दी गई थी, जिससे राजा सिर्फ नाम मात्र का शासक रह गया था। और वर्तमान में अगर हम लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक माहौल में देखते हैं कि नाम मात्र की शासन प्रणाली देखने को मिलती है। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली के तहत जो राष्ट्रपति हैं, या फिर राजतांत्रिक शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली का स्वरूप समाहित किया गया है, जैसे इंग्लैंड में, तो वहां राजा भी नाम मात्र की प्रभुसत्ता होता है। राजा संवैधानिक प्रमुख होता है उसके नाम पे ही, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो राजा या जो राष्ट्रपति है संसदीय शासन प्रणाली के तहत, जिसको संविधान के द्वारा संवैधानिक प्रमुख माना गया है, वो नाम मात्र की प्रभुसत्ता है। और वास्तविक प्रभुसत्ता वो है जो उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री। नेक्स्ट है कानूनी तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता। कि कानूनी और राजनीतिक प्रभुसत्ता एक दूसरे में एक रूप से समाहित ही है, कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन कानूनी प्रभुसत्ता लीगल सोवरेनिटी के अंतर्गत आता है। वो संस्था या वो व्यक्ति जिसको कानून बनाने का अधिकार होता है, और जिन कानूनों का वो निर्माण करते हैं उन कानूनों की पालना करवाने का भी अधिकार वो रखते हैं। कि जिन नागरिकों पे समूह पर वो आधिपत्य रखते हैं, वो उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों की पालना अवश्य करेंगे, आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत चाहे नैतिक सिद्धांतों, दैवीय शक्तियां, प्रथाएं आदि तक इनको सीमित नहीं किया जाता है, इनके कानूनों को। ये राज्य के शासन संचालन के लिए प्रत्येक प्रविधि से संबंधित कानूनों का निर्माण करते हैं, और इनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को न्यायालय भी मान्यता देता है कि इन्हें कानून द्वारा शक्ति प्राप्त है देश का शासन चलाने की। फिर कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे एक और प्रभुसत्ता निहित होती है, जो कानूनों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, और वो प्रभुसत्ता है राजनीतिक प्रभुसत्ता की। कि राजनीतिक प्रभुसत्ता के तहत कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों या प्रतिनिधियों को ये शक्ति दे दी गई है कि वो कानूनों का निर्माण करें। तो राजनीतिक प्रभुसत्ता और कानूनी प्रभुसत्ता को अलग अलग करना, या राजनीतिक प्रभुसत्ता को बिल्कुल क्लैरिफाई करना बहुत मुश्किल है। कि कुछ ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, उन्हें ही वो शक्ति प्रदान की जाती है कि वो कानूनों का निर्माण करें। तो राजनीतिक पदाधिकारी ही कानूनी प्रभुसत्ता को हथिया लेते हैं, एक तरह से उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं।
फिर आती है वैधानिक तथा व्यवहारिक प्रभुसत्ता। वैधानिक और व्यवहारिक प्रभुसत्ता में डिफरेंस है कि वैधानिक का मतलब है संविधान के अंतर्गत किसको सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, कानूनों के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करके उन्हें ये अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य में किसी एक व्यक्ति समूह को जिसे कानून बनाने की सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गई हैं और वो अपने द्वारा बनाए गए कानूनों या आदेशों की पालना करवाने का भी अधिकार रखते हैं, वो वैधानिक संप्रभु होता है। और व्यवहारिक प्रभुसत्ता क्या होती है? व्यवहारिक प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि सिर्फ कानून बनाने की अवधारणा ही नहीं, व्यवहारिक पहलू में उनको लागू करवाना। जैसे हमारी विधान पालिका और कार्यपालिका होती है, विधान पालिका के पास शक्ति होती है कानूनों को बनवाने की, कि कानूनों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो विधान पालिका जो भूमिका अदा करती है वो वैधानिक शक्ति के रूप में है, और हमारी जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका व्यवहारिक प्रभुसत्ता की भूमिका में होती है कि विधान पालिका कानूनों का निर्माण करती है और उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों का उन्हीं के रूल रेगुलेशंस या नियमों के आधारों पर व्यवहारिक रूप से लागू करवाना और उनकी पालना करवाने का काम कार्यपालिका करती है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि वैधानिक प्रभुसत्ता और व्यवहारिक प्रभुसत्ता दोनों समाहित हो जाती हैं, कि जब प्रदत्त विधायन का प्रोसेस आता है कि कानून बनाना भी उसी संस्था उसमें निहित होता है जहां पर कानूनों को लागू करवाना निहित होता है। कि कानून बनाना कहां पर निहित होता है, कि उन्हीं संस्थाओं, उन्हीं व्यक्तियों को वो दायित्व प्रदान किया जाता है कि वो कानूनों का निर्माण करें। साथ ही साथ इस चीज का पहलू भी निहित होता है कि कानूनों के निर्माण के साथ साथ कानूनों को व्यवहारिक रूप में लागू किस तरीके से किया जाएगा कि सभी व्यक्ति बगैर किसी विरोध के उसकी पालना करें। और ये एस्पेक्ट कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे इंग्लैंड में संसद के भंग होने के बाद भी क्रोमवेल प्रधानमंत्री थे, उसकी सरकार का आधिपत्य था। 1949 में चीन में जो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, उसका आधिपत्य भी इसी तरह का था। कई बार भारतीय राजनीति में भी ये देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं थी, तब भी जो विरोधी दल की गठबंधन की सरकार हुई थी, तब भी वो इंदिरा गांधी की नीतियों से प्रभावित दिखती थी। दूसरी चीज जो व्यवहारिक प्रभुसत्ता होती है, उसको जनता या फिर देश का जो संविधान होता है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है कि वो वैधानिक रूप धारण कर सके। कि व्यवहारिक प्रभुसत्ता हमारी जो कार्यपालिका है उसको हमने स्वयं ये अधिकार दिया है या हमारे देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि वो कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पर व्यवहारिक प्रभुसत्ता वैधानिक प्रभुसत्ता का रूप ग्रहण कर लेती है। इसी के तहत रूस की क्रांति की बात या रूस पर संप्रभु के आधिपत्य में बोल्शेविक दल की बात आती है, जिसने 1917 की रूसी क्रांति को सफल बनाया था। कि सिर्फ बल के आधार पर कानूनों का निर्माण नहीं किया जा सकता, व्यवहारिक रूप में उन कानूनों का सही प्रतिपादन जो करता है, देश की शासन संरचना में उनको यूजफुल बनाता है, वही कानून ठीक है या वही प्रभुसत्ता उचित है। तो व्यवहारिक प्रभुसत्ता को ही वैधानिक प्रभुसत्ता का स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। फिर फोर्थ आती है पॉपुलर सोवरेनिटी, लोक प्रभुसत्ता। तो लोक प्रभुसत्ता का सिद्धांत भी 17वीं शताब्दी के लास्ट फेज की उपज है। और इसका विकास कब हुआ था कि निरंकुश राजाओं की शक्तियों का विरोध जब शुरू हुआ था, कि राजनीति शास्त्र के साहित्य के अंतर्गत राज्य की शासन प्रणालियों में राजतांत्रिक जो शासन प्रणाली थी उनका विरोध शुरू हुआ था, क्योंकि राजतांत्रिक मोनार्की के अंतर्गत राजा निरंकुश होते जा रहे थे, जिसके तहत राज्य की सर्वोच्च शक्ति जो जनता के पास होनी चाहिए वो राजा अपनी मनमर्जी चला रहे थे। तब इस एक नई अवधारणा पॉपुलर सोवरेनिटी, लोक प्रभुसत्ता का विकास हुआ था। और इस सिद्धांत के जो पाइनर्स थे या थिंकर्स थे, मर्सिलिगियो ऑफ पेडुआ, 2 या 3 थिंकर्स के नेम जो भी आपको इजीली याद रह जाते हैं वो कर लेना, जैसे विलियम ओकम, जॉर्ज बुकानन, अल्थ्यूसियस, मर्सिलियो दो पाडुआ,
इन सब ने क्या कहा था कि राजा की ये जो निरंकुश शक्तियां हैं इनकी कड़ी आलोचना की थी, और इन्होंने माना था कि प्रभुसत्ता जो होती है, जो शक्तियां हैं, वो जनता के हाथ में होनी चाहिए। और इसी अवधारणा को बाद में जाके रूसों ने अपने सामाजिक समझौते में वर्णित किया था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा का विकास रूसों ने किया था। और फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, प्रमुख आधार रूसों के यही विचार रहे थे। इसके अंतर्गत माना गया था कि वास्तविक प्रभुसत्ता लोगों के हाथों में होनी चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक शासन प्रणाली, किसी कानूनी प्रथा या संस्था के हाथ में होनी चाहिए। और इसी लोक प्रभुसत्ता के आधार पर सबसे पहले अमेरिका ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उसमें इस विचारधारा को समाहित किया था। संविधान की प्रस्तावना में ही हम वी आर द पीपल ऑफ यू अमेरिकन्स वर्ड एक जो यूज किया था, हम वर्ड जो हमने भी अमेरिका के संविधान से लिया था, बाद में हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में भी है कि हम भारत के लोग, कि वो अवधारणा कि देश का शासन देश की जनता चलाएगी, जनता के पास ये अधिकार है कि वो अपने देश का शासन स्वरूप किस तरीके से चलाना चाहते हैं। और इसी के अंतर्गत लोक प्रभुसत्ता के अंतर्गत जनता देश के शासन में प्रत्यक्ष सहभागिता दिखाएगी, और उस प्रत्यक्ष सहभागिता में कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष और कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में जो चुनाव होगा वो जनता द्वारा चुने, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा उन प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, संसद सदस्य भाग लेते हैं, और उन संसद सदस्यों में लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, राज्यसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो लोक प्रभुसत्ता के अंतर्गत ये चीज निहित है कि देश की जनता को, देश के नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागिता का अधिकार है। सारी शक्तियां जनता में निहित होंगी। जनता का विरोध करके या जनता के अधिकारों की अवहेलना करके कोई भी कानून, आदेश या संप्रभु का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो ये चारों थे प्रभुसत्ता के प्रकार, नाम मात्र और वास्तविक, नॉमिनल और रियल सोवरेनिटी, कानूनी और राजनीतिक लीगल और पॉलिटिकल सोवरेनिटी, डिज्यूरी और डिफैक्टो सोवरेनिटी वैधानिक और व्यवहारिक, और फिर पॉपुलर सोवरेनिटी लोक प्रभुसत्ता। आज यहीं तक करेंगे, सिर्फ इसके बाद जो पीछे जो सोवरेनिटी का किया था उसको रिकैप करेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट सोवरेनिटी का सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड पोर्शन शुरू होता है, टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता के प्रकार। और प्रभुसत्ता के दो प्रकारों में एकत्व और बहुलवादी, मोनिस्टिक और प्लूरलिस्टिक एस्पेक्ट है, वो दोनों अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, क्योंकि अधूरा रह जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग से कि सोवरेनिटी का एस्पेक्ट, सोवरेनिटी की परिभाषाएं जहां से स्टार्ट हुई थी कि प्रभुसत्ता क्या है, कि प्रभुसत्ता लैटिन के सुपरनेस से बना है, सुपरनेस सर्वोच्च होता है। तो प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि जिसके पास देश का शासन चलाने की शक्तियां होती हैं, किसी व्यक्ति, व्यक्ति समूह या संस्था, वही प्रभुसत्ता है। संप्रभु वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। और प्रभुसत्ता के एस्पेक्ट में निहित है कि कोई भी राज्य प्रभुसत्ता संपन्न कब माना जाएगा, जब वो आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के नियंत्रण में नहीं है, स्वतंत्र रूप से अपने देश की शासन संचालन की नीतियों का निर्माण करता है, कि किसी के बाह्य नियंत्रण में रही है, उसकी इच्छा सर्वोच्च इच्छा है। फिर हिस्ट्री आई थी सोवरेनिटी की। तो सोवरेनिटी की हिस्ट्री में कि राज्य की अवधारणा में सबसे पहले राज्य की सर्वोच्च शक्ति का अरस्तु ने वर्णन किया था, उसके बाद बोधिन आता है,
बोधी ने द रिपब्लिक में इसका वर्णन किया, फिर ग्रेशियस ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में किया था, ये जरूर याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में ग्रेशियस ने प्रभुसत्ता के सिर्फ बाहरी स्वरूप का वर्णन किया था कि सब राज्य समान है, स्वतंत्र है, सब अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। उसके बाद तीनों वो थिंकर्स ने प्रभुसत्ता की अवधारणा दी थी जो सामाजिक समझौते में निहित है, हॉब्स, लॉक और रूसो ने। और उसके बाद प्रभुसत्ता की अवधारणा में एक बहुत तत्ववादी सिद्धांत जो लास्की ने दिया था, कि लास्की ने माना था कि सभी समुदाय संस्थाएं भी अपने क्षेत्र में संप्रभु हैं। उसके बाद हमने किया था प्रभुसत्ता की विशेषताओं में स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब है प्रभुसत्ता एक ऐसा पहलू है, ये नहीं है कि समय कुछ अंतराल के बाद खत्म हो जाती है, अगर खत्म हो रही है तो वो प्रभुसत्ता नहीं है। फिर आता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब है कि उसके नियंत्रण में जितना भी आधिपत्य, जितने भी व्यक्ति हैं, सब पर वो समान रूप से लागू होती है। फिर आता है अपरवर्जिता। अपरवर्जिता का मतलब था एक से अधिक संप्रभु नहीं होंगे, एक ही संप्रभु है जिसे सभी शक्तियां प्राप्त है राज्य का शासन संचालन की। फिर अविच्छेदिता। अविच्छेदिता का मतलब है अगर संप्रभु अपनी शक्तियों को किसी और को प्रदान कर देता है तो फिर वो स्वयं संप्रभु नहीं रहता है। फिर है निरंकुशता की, कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति या संस्था को सारी शक्तियां अगर प्रदान कर दी जाएंगी तो उसमें निरंकुशता का पहलू निहित हो जाता है। हालांकि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत उस निरंकुशता के उन्मूलन के लिए ही प्रभुसत्ता को लोक प्रभुसत्ता माना गया है। फिर अविभाज्यता की, प्रभुसत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता, कि जैसे प्रदत्त विधायन की हम बात करते हैं जिसके अंतर्गत विधान पालिका कुछ कार्यों से संबंधित शक्तियों को कार्यपालिका को देती है, लेकिन एक बार वो दे गई है तो ये नहीं हमेशा से फिर कार्यपालिका ही उन पर कानून बनाएगी, ऐसा नहीं है। मौलिकता की, प्रभुसत्ता में मौलिकता का निवास होता है क्योंकि मौलिकता के माध्यम से ही प्रभुसत्ता का जन्म और विकास होता है। राज्य के पास जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो उसकी अपनी स्वयं की सत्ता है, ना कि किसी दूसरे द्वारा ग्रहण की हुई। और फिर अविनाशशीलता की, प्रभुसत्ता को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर प्रभुसत्ता किसी राज्य की समाप्त हो जाती है तो एक तरह से उस राज्य का स्वतंत्र पहलू या स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो एक उपनिवेश बन जाता है। जैसे 1947 से पहले भारत था, वो प्रभुसत्ता संपन्न नहीं था, अपनी जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था, अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार भी थी, प्रभुसत्ता निहित नहीं थी। उसके बाद हमने आज का जो टॉपिक किया था प्रभुसत्ता के प्रकार, नाम मात्र और वास्तविक, कानूनी और राजनीतिक, वैधानिक, व्यवहारिक और लोक प्रभुसत्ता। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा।